चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जहां हिम्मत ने, आप कह सकते हैं, सत्ता को सीधी चुनौती दी। सोचिए, तारीख है 18 जून 1576। जगह है हल्दी घाटी का वो मशहूर दर्रा। एक तरफ एक छोटी सी सेना और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। तो ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, नहीं। ये कहानी है उस जज्बे की जो आज भी, सदियों बाद भी, हमें प्रेरणा देती। अब देखिए, मैदान में एक तरफ खड़ी है मुगल सल्तनत की पूरी ताकत। 10,000 से भी ज्यादा ट्रेन्ड सैनिक, उनके पास तोपें हैं, हाथियों का एक जबरदस्त दस्ता है। और दूसरी तरफ है मेवाड़ का दिल। सिर्फ 3,000 घुड़सवार और उनके साथ अरावली के भील तीरंदाज। मतलब आप सोचिए, चाहे संख्या हो, संसाधन हो या हथियार, हर लिहाज से ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। पर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी एक साम्राज्य की बढ़ती हुई भूख और एक राज्य के स्वाभिमान की। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी ताकत थी जो इस छोटे से राज्य को झुकने नहीं दे रही थी? कैसे इतनी हिम्मत आई? इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं मिलेगा, नहीं। इसका जवाब मिलेगा एक इंसान के दिल में, और वो है महाराणा प्रताप। सच तो ये है कि उनकी कहानी ही मेवाड़ की कहानी है। अच्छा, इस पूरी चुनौती का स्केल समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 16वीं सदी में। उस दौर में मुगल साम्राज्य भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था। उनकी ताकत, उनकी स्ट्रैटेजी बेजोड़ थी। और जाहिर है, उनके इस एक्सपेंशन की सीधी टक्कर हो रही थी राजस्थान के उन राजपूत राज्यों से जो अपनी आज़ादी के लिए सदियों से जाने जाते थे। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। अकबर इतनी कम उम्र में गद्दी पर बैठा, लेकिन ये कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिसी। और राजस्थान अपने स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट्स की वजह से एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया। अकबर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, पहले डिप्लोमेसी, फिर शादी के रिश्ते, और अगर ये दोनों काम ना करें तो फिर सीधी सैन्य कार्रवाई। और हुआ भी यही। एक एक करके आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे कई बड़े राजपूत राज्य मुगल झंडे के नीचे आ गए। लेकिन एक राज्य था जो हर बार ना कहता रहा, और वो था मेवाड़। ये जो 30,000 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये मेवाड़ की आत्मा पर लगा एक बहुत गहरा घाव है। सोचिए, 1568 में जब चित्तौड़ का किला गिरा, तो उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, उसने मेवाड़ के लोगों के दिल में प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की एक ऐसी आग जला दी जो पीढ़ियों तक जलती रही। ये सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, नहीं, ये उनके सम्मान पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। और इसी हमले ने उस लंबे संघर्ष की नींव रखी जो आगे लड़ा जाना। तो ऐसे में इस तबाही और निराशा के बीच मेवाड़ को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ सके। और वो लीडर थे महाराणा प्रताप। उन्हें विरासत में एक तबाह हुआ राज्य मिला था, बिल्कुल, लेकिन साथ में मिली थी एक ऐसी भावना जो कभी हार नहीं मानती थी। उन्होंने एक ऐसा सिंहासन संभाला जो सचमुच कांटों का ताज था, पर उनका इरादा, उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। पता है, प्रताप का जो कैरेक्टर था वो महलों में नहीं बल्कि अरावली की घाटियों में बना था। उनका बचपन भील जनजाति के बीच बीता था। वो लोग उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बेटा। और इसी परवरिश ने उन्हें जमीन से जोड़ा। उन्हें वो गुरिल्ला युद्ध कौशल सिखाया जो महलों में रहकर कोई नहीं सीख सकता। और एक और दिलचस्प बात, उनके पिता उदय सिंह ने तो अपने दूसरे बेटे जगमाल को अपना वारिस चुना था, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया? उन्होंने जगमाल को गद्दी से उतार दिया और प्रताप को अपना राणा चुना। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रताप की असली ताकत उनका शाही खून नहीं, बल्कि उनके लोगों का उन पर विश्वास था। ये जो शपथ है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके शासन की, उनके रूल की पॉलिसी बन गई। सोचिए, गद्दी पर बैठते ही प्रताप ने सारे राजसी सुख सुविधाएं छोड़ दी और एक तपस्वी की तरह जीना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, नहीं, ये अपने लोगों को ये बताने का तरीका था कि जब तक हमारी मातृभूमि आज़ाद नहीं होती, तुम्हारा राजा भी तुम्हारे साथ जमीन पर सोएगा और पत्तलों पर ही खाएगा। बस इस एक शपथ ने पूरे मेवाड़ में एक नई जान फूंक दी। अब देखिए, अकबर कोई कमजोर शासक नहीं था, वो एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट था। वो जानता था कि मेवाड़ से सीधा युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा, तो उसने इसे टालने की पूरी कोशिश की। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे। हर दूत ने प्रताप को मुगल सल्तनत के अधीन आने के बदले में बड़े बड़े ऑफर्स दिए, लेकिन हर एक बार प्रताप का जवाब एक ही था।
मेवाड़ अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेगा। बात खत्म। और बस यहीं आकर कूटनीति की सारी कोशिशें खत्म हो गईं, मामला पर्सनल हो गया। देखिए, राजपूत कल्चर में साथ बैठकर खाना दोस्ती और सम्मान का प्रतीक होता है। जब मान सिंह बातचीत के लिए आए तो प्रताप ने उनके साथ खाने से साफ मना कर दिया। ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि मैं तुम्हें एक सहयोगी नहीं बल्कि दुश्मन का आदमी मानता हूँ। और ये जो ताना था ना, इसने उस मुलाकात का और शांति की हर उम्मीद का अंत कर दिया। अब ये तय हो गया था कि फैसला तलवारें ही करेंगी। तो चलिए हम वापस आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अपमान की आग दोनों तरफ भड़क रही थी और हल्दी घाटी के उस तंग दर्रे में इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक का स्टेज अब पूरी तरह से सेट था। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो है प्रताप का बनाया हुआ अलायंस। उनकी सेना में सिर्फ राजपूत नहीं लड़ रहे थे, नहीं, उनके तोपखाने का जो चीफ था वो एक अफगान था, हकीम खान सूर, और उनकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भील प्रमुख राव पूंजा के साथ था। तो ये लड़ाई मेवाड़ की आज़ादी की थी, किसी एक धर्म या जाति की नहीं। तो लड़ाई शुरू हुई और कैसे, बिल्कुल एक तूफान की तरह। प्रताप के घुड़सवारों का जो पहला हमला था ना, वो बिजली की तरह मुगल सेना पर टूटा। उसने मुगलों की फ्रंट लाइंस को चीर कर रख दिया। मुगल सैनिक जो नंबर्स में इतने ज्यादा थे, वो इस हमले की तेजी से इतने घबरा गए कि पीछे भागने लगे। कुछ ही घंटों में ऐसा लग रहा था कि बाजी पूरी तरह मेवाड़ के हाथ में। कभी सोचा है क्या एक जानवर की वफादारी एक पूरे देश की भावना का प्रतीक बन सकती है? रामप्रसाद की कहानी कहती है, हाँ, बिल्कुल बन सकती है। इस हाथी ने लड़ाई में ऐसा कोहराम मचाया कि उसे पकड़ने के लिए 7-7 हाथियों को लगाना पड़ा। जब वो पकड़ा गया तो अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन उस हाथी ने मुगलों का दिया एक दाना पानी तक नहीं छुआ और 18 दिनों में अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की वफादारी की नहीं है, ये कहानी है मेवाड़ की उस आत्मा की जो गुलामी से बेहतर मौत को मानती थी। और फिर आया वो पल जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा मोमेंट जिस पर यकीन करना मुश्किल है। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को इशारा किया और चेतक अपनी जबरदस्त वफादारी दिखाते हुए सीधा दौड़ा और छलांग लगाकर अपने अगले दोनों पैर मानसिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए। बस एक पल में प्रताप दुश्मन के कमांडर के बिल्कुल सामने थे। उनका भाला मानसिंह को तो नहीं लगा, लेकिन उसके महावत को जरूर मार गिराया। ये जो सीन है ना, ये भारतीय इतिहास का एक आइकॉन बन गया। और ठीक तभी जब लग रहा था कि मेवाड़ जीत रहा है, पूरी बाजी पलट गई। और तलवार से नहीं, एक अफवाह से, एक चालाक झूठ से। हुआ ये कि जब मुगल सेना हारकर भाग रही थी तो उनके एक रिजर्व कमांडर मेहतर खान ने ढोल बजवाए और चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ पहुंचे हैं। ये खबर पूरी तरह झूठी थी, पर इसने भागते हुए सैनिकों में जैसे नई जान फूंक दी। वो लड़ने के लिए वापस मुड़। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब बढ़ी हुई मुगल सेना से लड़ना सुसाइड करने जैसा होता। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्रताप मैदान छोड़कर भागे नहीं थे। वो एक शहीद की तरह नहीं, एक कमांडर की तरह सोच रहे थे। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, और इस रेजिस्टेंस को, इस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए राजा का जिंदा रहना जरूरी था। तो ये एक टैक्टिकल रिट्रीट था, एक सोची समझी वापसी। और प्रताप को उस मैदान से सुरक्षित निकालने के लिए उनके एक सरदार झालामान ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रताप का मुकुट और राजसी छत्र अपने सिर पर पहन लिया और खुद को प्रताप बताकर मुगल सेना के बीच में घुस गए। मुगल सेना ने उन्हें ही प्रताप समझा और उन पर टूट पड़ी। और इसी कंफ्यूजन में असली प्रताप को वहां से निकलने का मौका मिल गया। झालामान ने अपने राजा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हल्दी घाटी में मेवाड़ हार गया था? अगर आप इसे सिर्फ एक दिन की लड़ाई की तरह देखेंगे तो शायद हाँ, लेकिन असलियत में ये एक बहुत लंबे और ज्यादा कामयाब जंग की सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी खुले मैदान से निकलकर अरावली की पहाड़ियों में पहुंचती है, जहां लड़ाई का पूरा तरीका ही बदलने वाला था। प्रताप ने क्या किया? उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को ही अपना किला बना लिया। अब मुगल सेना जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, वो इन घाटियों में बिल्कुल बेबस हो गई। प्रताप ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। अब आमने सामने की टक्कर नहीं होती थी। भीलों की मदद से वो मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते, उनका सप्लाई लाइन काट देते और फिर से पहाड़ों में गायब हो जाते। इस हिट एंड रन टैक्टिक ने उस विशाल मुगल सेना को अंदर से धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। और इस नई स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स
जबरदस्त। हल्दी घाटी के सिर्फ 6 साल बाद 1582 में दिवेर की लड़ाई हुई, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये क्रशिंग विक्ट्री थी। कहा जाता है कि यहाँ 36,000 मुगल सैनिकों ने सरेंडर किया था। इस एक जीत ने मेवाड़ के कमबैक का ऐलान कर दिया, और 1585 तक आते आते जब मुगलों का ध्यान दूसरी तरफ बटा, प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अपना लगभग पूरा का पूरा राज्य वापस जीत लिया था। तो 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई, वो अजेय थे, अनकॉन्कर्ड। सोचिए, दशकों तक प्रताप और अकबर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहे। एक ने कभी झुकना नहीं सीखा और दूसरे ने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। लेकिन जब लाहौर में अकबर के दरबार में ये खबर पहुंची कि प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो वहां कोई जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि कहा जाता है कि ये खबर सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। और उसी वक्त अकबर के ही एक दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने कुछ पंक्तियां कहीं। उनका मतलब ये था कि ए प्रताप, तुमने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई, और आज जब तुम चले गए हो तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बादशाह की आंखें भी नम हैं और सिर झुका हुआ है। असल में इस लड़ाई में जीत तो तुम्हारी हुई है। शायद एक योद्धा के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि उसका दुश्मन भी उसका सम्मान करे। तो हम अपनी बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि आखिर असली जीत होती क्या है? क्या वो जो एक दिन में युद्ध के मैदान पर मिलती है, या फिर अपने उसूलों पर अड़े रहने, कभी न झुकने और अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का वो अटूट इरादा? महाराणा प्रताप की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम जीत और हार की अपनी परिभाषाओं के बारे में दोबारा सोचें। अगर इतिहास की इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ हो, तो हमारे साथ ऐसे ही और सफ़र पर ज़रूर चलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी ऐसी दिलचस्प कहानी मिस ना करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।